नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और आज के शो में स्ट्रैटेजीज पर तो हमेशा की तरह फोकस रहेगा ही, लेकिन बात करेंगे किसानों की, क्योंकि नए साल पर किसानों को मिली है सौगात और कई सारे डिसीजंस रीसेंट टाइम्स में पिछले 1 से 2 दिनों में लिए गए हैं जो सीधे सीधे किसानों को फायदा पहुंचाते हैं। कल हम ऑलरेडी एक पल्सेस की बात कर रहे थे पोर्टल लॉन्च करने की, जिसका फाइनली लॉन्च हो चुका है। क्या बेनिफिट इसका मिलेगा किसानों को, इस पर बातचीत करेंगे। बात करेंगे कच्चे तेल की कि कच्चा तेल एक दायरे में कारोबार कर रहा है, कभी हम तेजी देखते हैं तो कभी वापस मंदी देखते हैं, तो एक रेंज में फंसा हुआ है कच्चा तेल। यहाँ से क्या आउटलुक बन रहा है, इस पर भी बातचीत करेंगे। और बात करेंगे सोने की कि क्या सोने में निवेश का इस समय सही मौका बन रहा है, क्योंकि प्राइसेस कंसोलिडेट कर रहे हैं, और क्या ये मौका है इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से सोने में एंट्री लेने का। इन सब पर हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे एथेनॉल से जुड़ी हुई खबरों की भी। हमारे साथ ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी हैं, साथ ही बिरदी चंद अमरचंद लाहौटी भुसावल के ट्रेडिंग पार्टनर ब्रिजेश लाहौटी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, साथ ही एग्री फार्मर एंड ट्रेडर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा, और साथ ही स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करने के लिए एंजल 1 के डीवीपी प्रथमेश माल्या और गंगानगर कमोडिटी के एवीपी अमित खरे हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेंगे एथेनॉल की, क्योंकि जो खबर आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसानों के हिसाब से भी, क्योंकि ओएमसीज ने मक्के से बनने वाले एथेनॉल के प्राइसेस को बढ़ा दिया है और जो प्राइसेस हैं वो लगभग 5.25 रुपए प्रति लीटर के आसपास बढ़ाए हैं, और अब जो फाइनली प्राइस हो गया है वो 71 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर किया गया है। क्या मायने हैं इसके और क्या फायदा पहुंचेगा किसानों को, कितना हम यहाँ से एथेनॉल प्रोडक्शन मेज से बढ़ते हुए देखें, इन सब मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं प्रफुल्ल विठलानी के पास, आहिस्ता से हमारे साथ कनेक्टेड है। प्रफुल्ल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो आपका टेक, आप कैसे देखते हैं इस खबर को। पहले हमने सी हेवी मोलेसिस से बनने वाले एथेनॉल के प्राइसेस ओएमसीज ने बढ़ाए थे और अब मेज से बढ़ने वाले एथेनॉल के प्राइसेस को भी बढ़ाया गया है, कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को? देखिए कि पहले मोलासिस को जो एक्सपोर्ट हो रहा था तो उसको ये प्राइस बढ़ा के इनकी एक कंपटीशन हो गई कि या तो आप एक्सपोर्ट करो और या तो फिर यहाँ पे मोलासिस जो है शुगर फैक्ट्री को दो इथेनॉल बना के लिए। इथेनॉल के प्राइस बढ़ाने से ये कंपटीशन बढ़ गई है। तो ये एक ऐसा है ना कि जो भी प्रोडक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रहता है फार्मर का, उसको कहाँ पे अच्छे दाम मिलते हैं उसके लिए एक अच्छा सा स्टेप है। जैसे अभी मेज है, मेज ऑलरेडी प्राइस थोड़े बढ़े हुए हैं। अब रॉ मटेरियल के जो है इसको मेज के लेने के लिए जिसके पास हमारे जैसे शुगर मिल के काफी प्लांट्स ऐसे भी है जो ड्यूअल फीड पे है, सिंगल फीड यानी सिर्फ शुगर केन मोलासेस पे नहीं है, जो ग्रेन बेस भी है ये मेज बेस भी है। तो ड्यूअल जो है उनके लिए टर्नओवर और ये सब अच्छा होगा। जो ड्यूअल का जिन्होंने थोड़ा सा रिस्क लेके प्लांट डाले थे उनके लिए ये बेनिफिशियल इसलिए है कि योर जो फिक्स एक्सपेंसेस रहते हैं वेजिस और जो डेप्रिसिएशन एंड एबीसी एक्सवाइजेड, तो वो एक्सपेंसेस तो फिक्स ही रहने वाले हैं। पर अगर आपके 12 मंथ ये डिस्टिलरी प्लांट्स चलते हैं तो ऑपरेशनल वियाबिलिटी एक्सटेंड करने के लिए ये अच्छा सा स्टेप लिया गया है। तो जो भी शुगर फैक्ट्री के प्लांट ड्यूअल फीड पे है उनको ये बेनिफिट होगी। सेकंड, जो 5 रुपया 79 पैसे का जो हाइक दिया गया है ये एक अच्छा सा मैसेज जो स्टॉक एक्सचेंज में हताशा हो गई थी कि कहीं ये शुगर इंडस्ट्री के लिए कुछ नेगेटिव थॉट आ गई है कि क्या सरकार की। तो ये नेगेटिव थॉट नहीं है। अगर रॉ मटेरियल नहीं अवेलेबल है तो हम कहीं से भी ये इनको ज्यादा से ज्यादा एक्सपांसन होवे, और जो प्राइम मिनिस्टर जी का एक टारगेट है वो उसमें कहीं पे भी गिरावट ना आए और कहीं ना कहीं से एक हेल्प होती रहे, उसके सब प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें ऐसा है कि फिलहाल राइस जो जो एकदम लोएस्ट क्वालिटी का रहता है वो भी फिलहाल मेरे ख्याल से वो अलाउड नहीं है। अगर एफसीआई कुछ राइस की अलाउ कर देती है तो ये ऐसा हो जाएगा कि अभी शुगर जूस से या इससे नहीं हो तो जिनका ड्यूअल फीड है उनको ये फायदा हो सकता है, और राइस का परमिशन आवे तो और ज्यादा ये प्रेस अच्छा हो जाएगा। और पर्टिकुलरली प्राज इंडस्ट्री के लिए ये अच्छा तब होगा कि अगर सिंगल फीड का जो प्लांट्स मशीनरी की गई थी इफ दैट कैन बी मॉडिफाइड टू द ड्यूअल, तो प्राज इंडस्ट्रीज के लिए ये अच्छा होगा। पर फाइनली अगर हम एक ब्रैकेट के हिसाब से देखते हैं तो शुगर इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट का नजरिया बिल्कुल नेगेटिव नहीं है। और जो फिक्स एक्सपेंडिचर्स जो रहते हैं, जो सीजनल शुगर की सीजन सिर्फ 6 महीना चलती है, ये 12 महीने चले, उस हिसाब से ये आगे जाके फ्यूचर में
सबके लिए काफी अच्छा रहेगा। प्रफुल्ल जी, जैसे आपने कहा कि जिनके पास ड्यूअल फीड है वो मिलें यहाँ पर बेहतर करती हुई नजर आएंगी, और ऑफ कोर्स जिस तरह से एथनॉल प्राइस हाइक हमने आते हुए देखी है वो भी यहाँ पर ऑन द पॉजिटिव साइड है। अब जिस तरह की चीनी का आउटपुट की बातें की जा रही हैं, जहाँ पर माना जा रहा है कि जो अर्लियर एस्टिमेट्स हैं उतनी बुरी हालत शायद महाराष्ट्र और कर्नाटका की नहीं है, आपको लगता है कि जनवरी में जब एक सेकेंड रिव्यू आएगा शुगर डाइवर्जन एथनॉल की तरफ तो हम शायद वो नंबर यहाँ पर बढ़ता हुआ देखें? कम है, ये जरूर हमारे इंडस्ट्री के काफी लोगों को उम्मीद है, पर हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार जो है फिलहाल एक ही देख रही है कि पहले क्लियर, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसे हो गया था कि यही जनवरी की शुरुआत में ऐसे नंबर्स आ रहे थे कि आप एक्सपोर्ट ज्यादा करने दो, फिर 60 लाख से 65 लाख, 5 लाख टन भी ज्यादा दिया तो वो 5 लाख टन लास्ट में दिक्कत आ रही थी। ऐसे पॉसिबिलिटी है, पर ये काफी अर्ली है। अभी हम डिमांड करें वो अपना जरूरी रहती है, पर जब तक मार्च महीना नहीं आता है तब तक ऐसी बातों को मुश्किल लगती है कि रियल प्रोडक्शन कितना हो रहा है वो देखे बिना सरकार फिलहाल तो हाथ नहीं पकड़ेगी, ऐसा लग रहा है। राइट, तो क्लियरली वो चीनी को लेकर यहाँ पर क्यू है। जो एथनॉल प्राइस हाइक हमने यहाँ पर मेज की तरफ से आते हुए देखी है वो एक बड़ा पॉजिटिव है, और जैसे प्रफुल्ल विटलानी जी कह रहे हैं कि जो मिलें यहाँ पर ड्यूअल फीड पे काम करती हैं उनके लिए ये एक डेफिनेट पॉजिटिव है आगे जाते हुए। बाकी ऑफ कोर्स यहाँ पर नंबर्स पे यहाँ पर नंबर्स पे नजर रखनी होगी। लेकिन मक्के के बारे में यहाँ पर अब किस तरह के क्यूज निकल के आ सकते हैं, हमारे साथ ब्रिजेश लहोती जी हैं। ब्रिजेश जी नमस्कार। एक चीज हम जानते हैं कि ऑफकोर्स सरकार एथनॉल से यहाँ पर मुंह नहीं मोड़ सकती क्योंकि एक लॉन्ग टर्म विजन है, लेकिन दूसरी तरफ फूड हमेशा एक प्रायोरिटी रहेगा फीड और फ्यूल के सामने। तो अब जो ये मक्के के हमने यहाँ पर भाव बढ़ते हुए देखे हैं मक्के से बने एथनॉल के, एक तो आप ये प्राइस व्यू कैसे देखते हैं, और दूसरा कितना मक्का अवेलेबल है किस प्राइसिंग पर? मक्का ऑलरेडी एक सैचुरेटेड लेवल पर है। जो नवंबर में तेजी देखने मिली थी उसके बाद एक डाउनफॉल आया है लास्ट मंथ में, और नेचुरली ये जो कल का गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है इसका प्राइस बूस्ट होने में रिजल्ट मिलेगा। पर फिर भी जैसे ये न्यूज कल आई है, इथेनॉल प्लांट मैन्युफैक्चरर्स ऑलरेडी बुलिश बाइंग में थे लास्ट 8 से 10 दिन में, तो ये काफी हद तक फैक्टरिंग हो चुका है। तो यहाँ से 50 से 100 रुपए का बढ़ने का अनुमान दिखता है मेज के प्राइस करंट रेट से। ब्रिजेश जी, अगर पिछले एक साल की बात की जाए तो किस तरह का प्राइस मूव रहा है मक्के में? मक्का इनिशियली सीजन की शुरुआत में काफी तेज रहा है, उसके बाद एक डाउनफॉल आपको जैसे मैंने बताया अभी आया था, और करीब लास्ट ईयर से आप समझिए 5% 10% प्लस चल रहा है रेट। ओके, लेकिन ब्रिजेश जी अब डेफिनेटली किसानों को और प्रोत्साहित करने के लिए ही ये कदम उठाया गया है, साथ ही साथ अपना दूसरा टारगेट तो पूरा करना है ही, बट क्या हम यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड मेज की कल्टीवेशन प्रोडक्शन पर और फोकस एनहांस होते हुए देखेंगे किसानों की तरफ से? और फिलहाल अगर ओवरऑल प्रोडक्शन के नंबर्स देखें वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? खरीफ में हमारा अच्छा खासा मार खाया था, करीब आप समझिए 25% से 30% का हमें क्रॉप लॉस था खरीफ में। पर रबी में तमिलनाडु छोड़कर बाकी सभी जगह अभी तक क्रॉप प्रोग्रेस काफी अच्छा है, और एक अच्छा अपने को प्रोडक्शन मिलेगा मार्च अप्रैल मई के मंथ में। सिर्फ इतना है, पिछले साल से रबी का क्रॉप लेट आया है क्योंकि पूरा क्रॉप साइकिल इस साल एल नीनो की वजह से लेट शुरू हुआ है। तो कुल मिलाकर ये फार्मर्स के लिए अच्छा है, पर साथ में हमें इंडस्ट्रीज का भी सोचना है कि जो इसका सबसे मेजर कंज्यूमर है पोल्ट्री, जो आज भी सबसे बड़ा बायर है, उनके लिए ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा क्योंकि सारे फूड ग्रेन प्राइसेस बढ़ रहे हैं एंड मेज जो उनका रॉ स्टेपल है उसके रेट बढ़ रहे हैं, तो ऑलरेडी दे आर ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेक इवन। एक्चुअली वही मेरा एक फाइनल सवाल भी था आपसे ब्रिजेश जी कि अगर हम फूड, पोल्ट्री और फ्यूल यानी कि एथनॉल, इन तीनों चीज़ों को देखें तो एज ऑफ नाउ मक्के का कैटेगराइजेशन कैसा है? मतलब क्या हम 50% खाने में डालते हैं, 20% पोल्ट्री में, किस तरह से ये मार्केट है शेयर? मैडम, मेज हैज ऑलरेडी बीन द पोल्ट्री ड्रिवन, मतलब पोल्ट्री का ही सबसे बड़ा कंजम्पशन था। 20 साल पहले 70% था, आज इतना कंजम्पशन बढ़ने के बाद, प्रोडक्शन बढ़ने के बाद भी 50% से ज्यादा, करीब 55% आज भी पोल्ट्री फीड में कंज्यूम होता है, और 15 से 20% स्टार्च में कंज्यूम होता है। फिर बचा हुआ कैटल फीड, डिस्टिलरीज और इथेनॉल में जा रहा है, और थोड़ा बहुत फूड कंजम्पशन इसका एकदम सीमित है, 2-3% से ज्यादा नहीं होता है।
ओके, चलिए, तो ये बातचीत हुई एथेनॉल की, और एथेनॉल जो मेज से बनेगा उस पर किस तरीके के फिलहाल किसानों को फायदा पहुंचेगा, किस तरीके की प्रोडक्शन रह सकती है, कितना इंकरेजमेंट हम एथेनॉल को होते हुए देखेंगे मेज से। शुक्रिया प्रफुल्ल जी और साथ ही ब्रिजेश जी आने के लिए शो में और इस खबर पर हर पर्सपेक्टिव से अपने व्यूज देने के लिए शुक्रिया। चलिए, अमित खरे हमारे साथ बने हुए हैं, फोकस करते हैं क्विकली स्ट्रैटेजीज पर, उसके बाद हम तुअर की भी बातचीत करेंगे। अमित बताइए, पहले तो ट्रेड्स कुछ आइडेंटिफाई किए हैं आपने? जी नमस्कार दीपाली जी। ट्रेड्स जो है सबसे पहले हम बुलियंस के ही ले लेते हैं। बुलियंस का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। हल्की मुनाफा वसूली ऑलरेडी हमने अभी प्राइसेस में देख ली है, तो मेरे को लगता है 62,500 के आसपास जो है फरवरी वायदा सोने में एक फ्रेश खरीदारी का ट्रेड जो है ट्रेडर्स को लेना चाहिए। स्टॉप लॉस ओनली 62,300 का है। मेरे को लगता है इवनिंग सेशन तक या कल तक प्राइसेस वापस फिर से 63,000 के आसपास तक हो सकते हैं। वहीं पे सिल्वर का जो इंट्राडे का खरीदारी का पॉइंट है वो 72,150 का है। 71,600 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें 73,000 तक के टारगेट इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। अभी जैसा देखा जाए तो नेचुरल गैस में निचले स्टॉक से काफी अच्छी रिकवरी आई। प्राइस लगभग 190 के आसपास गई थी, अभी 233 के आसपास के भाव है। 230 रुपए के आसपास अगर मिलता है तो इसमें एक फ्रेश खरीदारी का ट्रेड ट्रेडर्स ले सकते हैं। 240 रुपए का 1 से 2 दिन का टारगेट है। 224 रुपए का इसका स्टॉप लॉस है। कुछ एग्री काउंटर्स में भी हम देख लेते हैं। एग्री में मेरे को लगता है वार्षिक द्वारा में कंटिन्यू प्रेशर बना रहेगा। उछाले पर बिकवाली की ही सलाह रहेगी। वार्षिक का जो बिकवाली का भाव है करंट वायदे के हिसाब से वो 5400 के आसपास का है। टारगेट इसका 5200 का है। वही 5500 रुपए के ऊपर का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। टीएमसी में भी एक थोड़ा सा अभी नेगेटिव ट्रेंड मेरे को दिखाई दे रहा है। अप्रैल वाला टीएमसी 13,800 के करीब ट्रेडर्स को फ्रेश बिकवाली करनी चाहिए। मेरे को लगता है 13,000 के भाव इसमें जल्दी टेस्ट करेंगे। 14,200 रुपए के ऊपर का एक स्टॉप लॉस करेंगे। तो ओवरऑल एग्री काउंटर में अभी सेल और राइस की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। गोल्ड सिल्वर में बाय ऑन डिप्स। ऑलराइट, तो वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं जिन पे आपकी नजर रहेगी, लेकिन बात अब यहाँ पर तुअर की कर लेते हैं, जहाँ पर सरकार तुअर किसानों को बहुत बड़ी सौगात देती हुई नजर आई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल तुअर खरीद बिक्री का पोर्टल लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगले 3 से 4 सालों में देश दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा। नाफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से कम एमएसपी और इससे ज्यादा जो बाजार मूल्य है उसकी एवरेज पर आधारित किसानों का एडवांस में रजिस्ट्रेशन कर तूर दाल की परचेज और इसके डीबीटी के भुगतान की शुरुआत हमने की। दलहन के उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता, पोषण अभियान को मिलने वाली ताकत, क्रॉप पैटर्न चेंजिंग की हमारी जो अभियान है उसमें गति देना और इसके साथ साथ भूमि सुधार और जल संरक्षण, ये सभी क्षेत्रों में जो बदलाव आने वाला है, मैं कहने में कोई झिझक नहीं अनुभव करता कि आज की ये शुरुआत आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र में प्रचंड परिवर्तन लाने वाली शुरुआत है। किसानों के लिए बहुत शुभांकर है। ऑलराइट, एक जो बड़ी चीज़ यहाँ पर अमित शाह जी ने की वो ये कि 2027 तक हम यहाँ पर दालों में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। सुनील बलदेवा जी, सबसे पहले तो आपसे इसी पर जानना चाहेंगे, जिस तरह की स्थिति है, कितना आप ये पूर्ण होता हुआ देखते हैं अगले 3 सालों में? मनीषा जी, आपको याद हो तो सरकार किसानों पे फूड पे एक बिल लेके आई थी, लेकिन कुछ किसानों के विरोध के चलते वो लागू नहीं हो पाया था। उसमें से कुछ बातें छांट के सरकार ने उसको लागू करना चाहा है, जो कि किसानों से खरीद का है, किसानों के एजुकेशन पे है और जैसा जल संरक्षण का बताया वो है। कई चीजें हैं, हाँ, क्योंकि वो जो जनरली जो विरोध था वो विरोध केवल पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद का विरोध था। तो पोस्ट हार्वेस्टिंग के पहले की जो चीजें हैं वो सरकार जो है इम्प्लीमेंट करना चाह रही है ताकि किसानों का उसका बड़ा फायदा हो। और सबसे बात आपने, जैसा कि आपने सुना कि गृह मंत्री कह रहे हैं कि कल्टीवेशन और क्रॉप के चेंजिंग का इंटेंशन के लिए जो ज्यादा जोर दिया है वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि देश को गेहूं और चावल की जगह तिलहन और दलहन की जरूरत है देश को। तो जब तक किसान को उसके बारे में बताया नहीं जाएगा और किसानों को इंश्योरेंस नहीं मिलेगा कि आपका माल जो है वो इस भाव में बिक जाएगा, तब तक किसान जो है उसके लिए उत्साहित नहीं होंगे।
ये पोर्टल करके और पोर्टल के द्वारा यदि किसान से एमएसपी से ऊपर भी रहता है मार्केट और सरकार खरीदने को तैयार हो जाती है, वो इंटेंशन सरकार की दिखाई देगी, तो मुझे लगता है कि जरूर जो है किसान जो है गेहूं और चावल को छोड़ के दलहन की तरफ और तिलहन की तरफ जाएगी। अभी सुनील जी, अगेन ऑफकोर्स पॉजिटिव तो ये बात है कि अगर दालें एमएसपी है या उसके ऊपर भी हैं तो भी पोर्टल पे यहाँ पर किसान उसको बेच सकता है। हम जानते हैं कि जो सरकारी एजेंसीज हैं वो इन एनी केस यहाँ पर एमएसपी के आसपास खरीदारी करती हैं। पोर्टल कैसे काम करेगा और क्या ये किसान के लिए ईजी वे आउट है? ये देखना पड़ेगा कि पोर्टल लागू होने के बाद, क्योंकि ये कहा है कि कोई रजिस्ट्रेशन होगा वो पोर्टल के माध्यम से होगा, तो मुझे लगता है कि जैसे पहले रजिस्ट्रेशन होता वो भी ऑनलाइन होता था, यदि वो पोर्टल के द्वारा होगा तो किसान जो है, हमारे किसान इतने समझदार हो गए और उनके बच्चे इतने समझदार हो गए हैं कि उसमें उनको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है और उनके सहायता के लिए भी बहुत ज्यादा मंडियों में व्यापारी भी लगे रहते हैं और दूसरे भी साधन हो जाते हैं। तो मुझे लगता है वो इतना बड़ा नहीं होगा। सबसे ज्यादा जरूरी है कि सरकार को डाटा उनसे मिल जाएगा और कहाँ के किसान क्या बेचने को उत्सुक होते हैं वो भी सरकार को मिल जाएगा, तो आगे की रणनीति बनाने में सरकार को सहायता मिलेगी। पहले आपने देखा कि जब भी एमएसपी के ऊपर खरीद हुई है तो वो टेंडर द्वारा व्यापारियों या इंपोर्ट द्वारा खरीदा गया है। पहली बार किसानों के द्वारा खरीदने का जो साधन है वो सरकार जो बनाने की कोशिश कर रही है, उसमें टाइम जरूर लगेगा। और मैंने पहले बोला किसानों को एजुकेट करना जरूरी है कि वो पोर्टल पे काम कर सके, पोर्टल पे आए और क्या उगाना है वो उनको पता रहे। तो सुनील जी, जैसे आप कह रहे हो कि सारा का सारा डेटा यहाँ पर सरकार के पास आ जाएगा, यानी कि जो बहुत ज्यादा ऑफलाइन काम होता था अब वो हम यहाँ पर ऑनलाइन होता हुआ देख रहे हैं और ये काफी सारी कमोडिटीज में आता हुआ नजर आया भी है। एक फाइनल सवाल सुनील जी, और ये प्राइसेस को लेकर है, क्योंकि फसल कम है, सरकार खरीदने के लिए उत्सुक है, चाहे वो एमएसपी है या उसके ऊपर भी खरीदने को तैयार है, तो एक प्राइसेस में आप कहेंगे एक सपोर्ट बरकरार रहेगा? जैसा मैंने पहले भी, आपने 5 दिन पहले जब ये बात आई थी तब आपने शो किया था, उसमें मैंने कहा एक टेम्परेरी जरूर फेज में तेजी आएगी, बाकी लॉन्ग टर्म देखें तो उसमें भाव में प्रेशर रहेगा। जो ही सरकार के पास 2-2.5 लाख टन तुअर आ जाती है तो 100% मार्केट में प्रेशर बना रहेगा, क्योंकि मिलर और ट्रेडर को ये इंश्योरेंस रहेगा कि हमें माल जो है सरकार से मिल जाएगा यदि बाजार बढ़ते हैं तो वो अपनी स्टॉक की टेंडेंसी से दूर हटेंगे। ओके, चलिए शुक्रिया सुनील जी अपने व्यूज देने के लिए इस खबर पर। तो विद टाइम पता लगेगा किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन इस पोर्टल के लॉन्च करने के साथ साथ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है किसानों के बीच में, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान प्रोत्साहित हो पल्सेस की सोइंग के लिए। लेकिन प्राइसेस को लेकर जो आउटलुक आपको मिला वो यही कि फिलहाल भले ही शॉर्ट टर्म में प्राइसेस थोड़े से एस्केलेटेड रहे, लेकिन अगर सप्लाई सरकार के पास बढ़ेगी तो डेफिनेटली प्राइसेस थोड़े से हल्के हो सकते हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। अमित खरे, प्रथमेश माल्या बने हुए हैं, लौटेंगे तो कुछ और स्ट्रैटेजीज पर करेंगे बातचीत। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप, अमित खरे हमारे साथ बने हुए हैं। क्विकली बात कर लेते हैं हम एनर्जी पैक की, जहां पर कच्चा तेल एक कदम आगे 2 कदम पीछे की चाल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। फेड के इन्फ्लेशन के कॉमन्स आने के बाद थोड़ा सा सपोर्ट हमने प्राइसेस में आते हुए देखा, थोड़ी स्ट्रेंथ मामूली सी दिखाई दी है। वहीं नेचुरल गैस देखेंगे तो यहाँ पर डेली आउटपुट और हायर हीटिंग डिमांड की वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिला है। क्या राय है आपकी दोनों ही कमोडिटीज पर, नेचुरल गैस और क्रूड? अमित जी दीपाली, क्रूड ऑयल में कल हमने देखा 5800 के आसपास का इसका एक लो बनाया था और वहां से प्राइसेस जो है अच्छी रिकवरी प्राइसेस में देखने को मिली। एक बॉटम फॉर्मेशन क्रूड ऑयल में हो रहा है। मेरे को लगता है जो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं वो 6000 के आसपास एक खरीदारी का ट्रेड लेके चले। शॉर्ट टर्म में मेरे को लगता है 6500 के भाव और इंट्राडे के लिहाज से देखा जाए तो 6150 के आसपास तक के भाव में देखने को मिल सकते हैं। 5950 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। एनर्जी में नेचुरल गैस में बहुत अच्छा मूवमेंट 190 रुपए के इस तरह से देखने को मिला। प्राइसेस 233 के आसपास है, 230 के करीब इसमें ट्रेडर्स को एक फ्रेश खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। 224 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1 से 2 दिनों में 240 रुपए और थोड़ा सा लंबा अगर व्यू लेके चलें तो 280 रुपए तक के भाव में नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं। ये दिखाएं। ओके,
चलिए, तो ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कच्चे तेल और नेचुरल गैस दोनों पर ही। शुक्रिया अमित आपका शो में आने के लिए और अपने व्यू स्ट्रैटेजीज क्विक शेयर करने के लिए। ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे FNO गुरुकुल सीजन 2 की। FNO गुरुकुल की शानदार सफलता के बाद CNBC आवाज लेकर आ रहा है। FNO गुरुकुल सीजन 2 दूसरा सीजन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। 10 से 11 फरवरी के बीच होने वाले इस वेबिनार में आपके पास इंडस्ट्री के दिग्गजों से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बारीकियां सीखने का मौका मिलेगा, और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आप इनसे अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना पाएंगे। इस बार गुरुकुल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर भी खास फोकस रहेगा, तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन के लिए QR कोड स्कैन करें या हमारी स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट पर आए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आप जा सकते हैं। सभी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, तो फटाफट से खुद को रजिस्टर कीजिए इस शो में हिस्सा लेने के लिए। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। आप देखिए वायदा मार्केट का एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।